21 अगस्त 1945 की तारीख अमेरिका के न्यू मैक्सिको राज्य की एक लैब में टेस्ट चल रहा है। टंगस्टन क्वाइट का एक ईंट पकड़े हुए एक वैज्ञानिक मेटल के गोले के पास खड़ा है और कुछ टेस्ट करने की उसकी कोशिश है। उसके पीछे कुछ और वैज्ञानिक खड़े हैं जो इस पूरे प्रोसेस को ध्यान से देख रहे हैं। तभी अचानक वैज्ञानिक के हाथ से ईंट छूट जाती है। जिस गोले पर टेस्ट हो रहा था उससे एक नीली रोशनी निकलनी शुरू हो जाती है और कुछ ही देर में पूरे कमरे को भर देती है। रोशनी जैसे पैदा हुई वैसे ही गायब भी हो जाती है, लेकिन पीछे छोड़ जाती है एक नीला निशान वैज्ञानिक के हाथ पर। ये मौत की शुरुआत थी। अगर तारीख पर आपने ध्यान दिया हो तो ये घटना हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए परमाणु हमलों के 2 हफ्ते बाद हुई थी। अमेरिका का वो वैज्ञानिक वही सहने वाला था जो जापान के हजारों लोग सह रहे थे। रेडिएशन से होने वाली मौत का दर्द, जिसकी वजह थी वो तीसरा बम जो असल में जापान पर गिराने के लिए बना दिया गया था। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल AK नॉलेज एयर पर। आज हम आपको सुनाएंगे इसी तीसरे परमाणु बम की कहानी जिसे जापान पर गिराया जाना था, लेकिन किसी वजह से नहीं गिराया गया। कहानी शुरू होती है 10 अगस्त की तारीख से। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रूमैन व्हाइट हाउस के अपने ओवल ऑफिस में इधर से उधर चक्कर लगा रहे थे। हिरोशिमा नागासाकी पर परमाणु बम गिराए जा चुके थे। जापान बर्बाद हो चुका था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का अंत नजदीक नजर आता था, लेकिन ट्रूमैन फिर भी चिंता में थे कि जापान सरेंडर करेगा या नहीं। ट्रूमैन को विश्वास नहीं हुआ था पूरा। 13 अगस्त तक जब सरेंडर की खबर नहीं आई, ट्रूमैन ने आदेश दिया कि तीसरा बम तैयार रखो। इसी बीच उन्होंने पहले 2 बमों से हुए विनाश की जो डिटेल्स मिली थी उन्हें देखा। उन्होंने फैसला किया कि 16 अगस्त को एक और बम जापान पर गिराया जाएगा। 16 को जापान पर एक और परमाणु बम की ट्रेजेडी होती, लेकिन इससे पहले ही यानी कि 15 तारीख को उन्होंने सरेंडर की अनाउंसमेंट कर दी और इसी के साथ सेकेंड वर्ल्ड वॉर पैसिफिक थिएटर में भी ख़त्म हो गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया में न्यूक्लियर हथियारों की एक नई रेस शुरू हो गई। हज़ारों न्यूक्लियर हथियारों का ज़ख़ीरा तैयार हुआ, लेकिन उस बम का क्या जो जापान के लिए तैयार हुआ लेकिन गिराया नहीं गया। 6 अगस्त 1945 के रोज़ हिरोशिमा में जो परमाणु बम गिराया था उसका नाम था लिटिल बॉय। इसके बाद 9 अगस्त नागासाकी में फैट मैन नाम का बम गिराया गया। पहले 2 बमों की तरह तीसरे बम को भी नाम दिया गया था रूफस। रूफस को पहले जापान भेजना था, लेकिन उससे पहले वार ख़त्म हो गई, इसलिए उसे न्यू मैक्सिको के लॉस अलामोस रिसर्च सेंटर में भेजा गया। ये वही जगह थी जहां परमाणु बम की टेस्टिंग हुई थी। लॉस एलामोस में रूफस को स्टोर किया गया ताकि उस पर टेस्ट हो सके। परमाणु तकनीक काफ़ी नहीं थी तब भी, इसलिए ये इन्फॉर्मेशन हासिल करने का एक अच्छा मौका था। रूफस को हम बम बता रहे हैं, लेकिन रूफस असल में बम बनाने की स्टेज से थोड़ा पीछे था। ये 6.5 किलो का प्लूटोनियम का एक गोला था जिसका व्यास 3.5 इंच था, यानी कोर था, और इसे इस तरह डिज़ाइन किया गया था कि ये बम की सुपर क्रिटिकल स्टेज से कुछ नीचे रहे। नॉर्मल ते ये होता है कि परमाणु बम में प्लूटोनियम कोर के बाहर एक रिफ्लेक्टर लगाया जाता है ताकि प्लूटोनियम कोर से निकलने वाले न्यूट्रॉन रिफ्लेक्टर से टकराकर वापस कोर में पहुँचें और इस तरह एक चेन रिएक्शन चलता रहे। इस चेन रिएक्शन से प्लूटोनियम कोर, या जिसे हम परमाणु बम कह सकते हैं, एक क्रिटिकल स्टेज पर पहुंचता है और उसमें धमाके की शुरुआत हो जाती है। रूफस के केस में प्लूटोनियम कोर क्रिटिकल स्टेज से पीछे था कि थोड़ा सा मार्जिन रहे ताकि ऐसा ना हो कि बम किसी भी वक्त फट जाए। रूफस को क्रिटिकल स्टेज में पहुंचाने के लिए कुछ और स्टेप्स की ज़रूरत थी। अब इस क्रिटिकल स्टेज पर पहुंचने में कितना मार्जिन बाकी है, लॉस एलामोस की लैब में वैज्ञानिक इसी बात का पता लगाना चाहते थे। 21 अगस्त 1945 की तारीख रूफस पर पहले टेस्ट की शुरुआत होती है। हैरी डालियन नाम के एक युवा वैज्ञानिक प्लूटोनियम कोर के बाहर एक रिफ्लेक्टर लगाकर ये पता लगाना चाह रहे थे कि वो कब क्रिटिकल स्टेज पर पहुंचता है। इसके लिए डालियन ने कोर के बाहर टंगस्टन कार्बाइड की कुछ ईंटों को लगाया था जो रिफ्लेक्टर की तरह काम करती थी, लेकिन इसी कवायद में एक ईंट सीधे कोर में गिर पड़ी और इससे कोर सुपर क्रिटिकल स्टेज में पहुंच गया और उसमें रेडिएशन निकलने लगी। डालियन ने तेजी दिखाते हुए जल्दी से ईंटों को हटाया। डालियन को महज 2 सेकंड का वक्त लगा होगा, लेकिन इतनी देर भी बहुत थी।
प्लूटोनियम कोर के अंदर अब तक 3 लाख अरब न्यूक्लियर रिएक्शन हो चुके थे। ये हिरोशिमा पर हुए परमाणु हमले से 1 लाख गुना कमजोर था, लेकिन फिर भी इतना रेडिएशन एक इंसान की जान लेने के लिए काफी था। परमाणु रेडिएशन सीधे हमारे डीएनए पर असर डालता है। डीएनए जिससे हमारी कोशिकाएं बनती हैं, उसका मैप होता है एक तरह का। एक फिक्स रेडिएशन के बाद डीएनए इस कदर टूट फट जाता है कि सेल्स रिपेयर नहीं हो सकते, क्योंकि उनको पता ही नहीं चलता है कि क्या बिल्ड करना है, कैसे बिल्ड करना है। इसका मतलब मौत पक्की होगी। ऐसा ही कुछ डालियन के साथ हुआ। घटना के 24 दिन बाद उनकी डेथ हुई। इतिहास में परमाणु रेडिएशन से मरने वाले डालियन पहले अमेरिकी थे। हैरानी ये थी कि उनकी मौत उस बम से हुई जो जापान के लिए तैयार किया गया था। अमेरिका में डालियन की मौत पहली जरूर थी, लेकिन अकेली नहीं। डीमन कोर के नाम से जाने गए उस तीसरे बम ने और भी कई जाने ली। अगली तारीख थी 21 मई 1946। फिजिस्ट लुई स्टॉलिन अपने कुछ साथियों के साथ प्लूटोनियम कोर का एक और टेस्ट कर रहे थे। दरअसल उस साल अमेरिका ऑपरेशन क्रॉसरोड्स नाम से कुछ और परमाणु परीक्षण करने जा रहा था। स्लोटिन परीक्षण में इस्तेमाल होने वाली तकनीक अपने साथी को समझा रहे थे, तभी उनसे एक गलती हुई। अभी कुछ देर पहले हमने बताया कि परमाणु बम में प्लूटोनियम कोर के बाहर एक रिफ्लेक्टर लगता है। इस दौरान ये ध्यान रखना ज़रूरी होता है कि रिफ्लेक्टर कोर को छू ना ले और इसके लिए पूरी सावधानी रखनी होती है, लेकिन स्लोटिन ने यह बात ध्यान में नहीं रखी। अब ये जो स्लोटिन है उनके बारे में कहा गया कि वो कुछ डेयर डेविल किस्म के इंसान थे। 1 साल से वो ऐसे टेस्ट के दौरान रिफ्लेक्टर और कोर के बीच दूरी बनाए रखने के लिए एक स्क्रू ड्राइवर का इस्तेमाल करते आ रहे थे। ये तरीका बड़ा खतरनाक था, इतना खतरनाक कि मशहूर वैज्ञानिक रिचर्ड फेनमन ने इस तरीके को नाम दिया था टिकलिंग द टेल ऑफ अ स्लीपिंग ड्रैगन, यानी एक सोते हुए ड्रैगन की पूंछ से छेड़छाड़ करना। मई 1946 को उस दोपहर लुई स्लोटिन को ड्रैगन की पूंछ से छेड़छाड़ भारी पड़ गई। नीली जीन्स और काउबॉय बूट्स पहने स्लोटिन हमेशा की तरह टेस्ट दिखा रहे थे कि अचानक उनके हाथ से स्क्रू ड्राइवर गिर गया। रिफ्लेक्टर जाकर सीधा कोर से छू गया और प्लूटोनियम कोर क्रिटिकल स्टेज पर पहुंच गया। पिछली बार की तरह इस बार भी महज 1 सेकंड में कोर और रिफ्लेक्टर को अलग कर दिया गया, लेकिन पिछली बार ही की तरह इस बार भी बहुत देर हो गई। स्लोटिन की ये गलती उन्हें बहुत भारी पड़ी। उनकी पूरी बॉडी पर रेडिएशन का इफेक्ट हुआ और महज 9 दिनों बाद उनकी दर्दनाक मौत हुई। स्लोटिन के अलावा वैसे उस दिन कमरे में और लोग भी थे, लेकिन अधिकतर रेडिएशन सीधे स्लोटिन पर ही पड़ा। बाकी लोगों पर इफेक्ट कम हुआ। उनमें से कई को कुछ दिन हॉस्पिटल में गुजारने पड़े, लेकिन वो जिंदा बच गए। इन घटनाओं से जाहिर हो चुका था कि परमाणु शक्ति दूसरों के लिए ही नहीं, खुद के लिए भी जानलेवा साबित हो सकती है। जापान के लिए बनाया गया बम अमेरिकियों के लिए भी जानलेवा साबित हुआ, लेकिन जापान पर गिराए गए बमों को दिए गए कीट नामों के बजाय रूफस को डीमन कोर के नाम से जाना गया। डीमन शायद वही होते हैं जो अमेरिकियों की जान लेते हैं। बहरहाल डीमन कोर नाम के तीसरे बम के सारे परीक्षण रोक दिए गए और बाद में उसे गलाकर दूसरे बमों के लिए इस्तेमाल किया गया। आज की वीडियो में इतना ही, लेकिन वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसे ही ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग नॉलेज के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल AK नॉलेज ईयर पर। तब तक के लिए टेक केयर।